Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today we will continue the chapter Environment and the Environment Problem. ठीक है, इससे पहले हमने दो पार्ट कवर किए थे ऑलरेडी. ठीक है, दोनों पार्ट यूट्यूब में अपलोडेड है. पहले आप वो दोनों पार्ट कंटिन्यू करना, उसके बाद ही पार्ट 3 पे आना. ठीक है, तो हमने पार्ट 1 पे देखा था कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है. ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में देखा था कि कैसे सॉइल एंड जो एटमॉस्फेयर पोल्यूशन होता है वो कैसे होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, हमारे लाइफ में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में. एक होता है वाटर पोल्यूशन, वाटर का कैसे पोल्यूशन होता है, प्लस और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेजर्टिफिकेशन. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वाटर पोल्यूशन. जस्ट लाइक द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फेयर इज ऑल्सो मोर और लेस पोल्यूटेड. ठीक है, एटमॉस्फेयर की तरह ही हाइड्रोस्फेयर भी पोल्यूट होता है. हाइड्रोस्फेयर का मतलब क्या है एक्चुअली? हाइड्रोस्फेयर का मतलब है द वाटर पोर्शन ऑफ द अर्थ. दैट मीन्स द सी हो गया आपका, रिवर हो गया आपका, जो भी लोकल रिवर्स होते हैं सारे के सारे मिला के एक हाइड्रोस्फेयर बनाते हैं. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की तरह ही हाइड्रोस्फेयर भी पोल्यूशन होता है. अब देखो वाटर पोल्यूशन का एक्चुअली मतलब क्या है. मतलब है द नेचुरल स्टेट और द क्वालिटी ऑफ वाटर गेट चेंज्ड व्हेन सर्टेन chemical substances, particles, microbes, radiations are added or passed through it. The process of such change in water is called pollution. देखो सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने केमिकल सब्सटेंसेस देखा, पार्टिकल्स देखा, माइक्रोब्स देखा, रेडिएशन देखा, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं पोल्यूटेंट. इसको बोलते हैं हम पोल्यूटेंट. जब ये पोल्यूटेंट वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, ऐड हो जाता है या फिर पास्ड थ्रू हो जाता है, ठीक है, उसके वजह से जो वाटर का क्वालिटी है वो थोड़ा चेंज हो जाता है. ठीक है, और जो वाटर का नेचुरल स्टेट है वो चेंज हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? उस चेंज को हम बोलते हैं पोल्यूशन. ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी पोल्यूटेंट वाटर के साथ ऐड हो जाता है तो इसकी वजह से वाटर का जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाता है, और उसी को ही हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन. ठीक है, उसके बाद देखो जनरली द वाटर इज पोल्यूटेड इफ देयर आर ह्यूमन सेटलमेंट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा इन द वाटर रिसोर्स सोर्सेज वेयर फ्रॉम वेस्ट गेट मिक्सड विथ वाटर. मतलब क्या बोला? एक्चुअली जनरली ना वाटर पोल्यूशन उन जगहों पे होता है जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होता है ज़्यादा, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होते हैं. क्यों? अब देखो देखो यहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट लिखा है, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट हर घर से आपने देखा होगा, आपके घर से भी डोमेस्टिक वेस्ट जो निकलता है वो आप क्या करते हो? एक फील्ड पे जाके फेंक देते हो. ठीक है, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट. अगर जहाँ पे आपने कूड़ा फेंका या फिर आपका जो वेस्ट जनरेशन हुआ वो फेंका, अगर उसके बाद रेनफॉल आया तो रेनफॉल का पानी वो जो आपने कूड़ा फेंका उसके साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स होके वो जाके रिवर पे गिरता है. ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है? पोल्यूशन होता है. तो ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से ज़्यादातर पोल्यूशन होता है. उसके बाद सेकेंड क्या है? इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, वेस्ट वाटर वो क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज पाइप के जरिए एक नदी पे फेंकता है, जिसके वजह से जो उसका जो पानी है वो पोल्यूशन हो जाता है. उसके बाद एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर की वजह से कैसे वाटर पोल्यूशन होता है आप देखना. ठीक है, सबसे पहले एग्रीकल्चर में क्या यूज होता है? फर्टिलाइजर. आपने नाम सुना होगा फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होते हैं. ठीक है, जब फार्मर ये फर्टिलाइजर को फील्ड में यूज़ करता है, ठीक है, सॉइल में यूज़ करता है, उसके बाद वहाँ पे अगर रेनफॉल होता है तो रेनफॉल का पानी और ये फर्टिलाइज़र का जो केमिकल है वो मिक्स्ड होके फाइनली नदी पे गिरता है, और नदी के गिरने की वजह से जो नदी का जो पानी है वो पोल्यूशन हो जाता है. तो एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइज़र की यूज़ की वजह से, और या फिर आप मान सकते हो कि पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है, वेबीसाइड्स यूज़ होता है. हमने लास्ट क्लास में देखा था वेडिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं. तो जिसकी वजह से ये जो केमिकल्स है ये जो रेनफॉल की पानी है या फिर एग्रीकल्चर में जो पानी यूज़ करता है उसके साथ मिक्स हो जाता है. मिक्स होने के बाद वो फाइनली जाके कहाँ पे गिरते हैं? रिवर पे गिरते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है. ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं. देखो, तो इन कारण की वजह से ज़्यादातर वाटर पोल्यूशन होता है. ठीक है, जैसे ह्यूमन सेटलमेंट हो गया आपका, इंडस्ट्रीज हो गया एंड एग्रीकल्चर हो गया. उसके बाद देखो
ये देखो, इंडस्ट्री से ऐसे जो वेस्ट वाटर वाटर होते हैं उन लोगों के, तो वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से लेकर यहाँ पे नदी में फेंक दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो पानी है वो पल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। उसके बाद द वेस्ट generated in the town and the cities and industries located on the bank of the Ganga river have been drained to the river for a very long time, and as a result the water of the river which was considered to be sacred is now badly polluted। ठीक है, आपने देखा होगा गंगा रिवर का एग्जाम्पल, गंगा रिवर आपने कहीं ना कहीं पे देखा होगा। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, गंगा रिवर बहुत सारे सिटीज़ एंड टाउन्स की वजह से अंदर से ट्रेवल करता है। जैसे हरिद्वार हो गया आपका, कानपुर हो गया आपका, प्रयागराज हो गया आपका, पाटना हो गया, ठीक है। तो इन टाउन्स और सिटीज़ में जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो सारे गंगा रिवर में आके जाके मिलते हैं, ठीक है। और जो वहाँ के साइड में जो इंडस्ट्रीज़ है उन सिटीज़ के साइड में, तो इंडस्ट्रीज से भी जो भी वेस्ट वाटर निकलता है वो सारे गंगा रिवर पे आके मिक्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैव बीन ड्रेन्ड टू द रिवर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, जिसके वजह से क्या हुआ, द वाटर ऑफ द रिवर व्हिच वाज कंसीडर्ड टू बी सेक्रेड, हिंदुइज्म में गंगा रिवर को सेक्रेड माना जाता है। तो आज के ज़माने में ये पोल्यूटेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो टाउन्स एंड सिटीज़, एक्चुअली ये तो ह्यूमन सेटलमेंट ही है, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट से जो भी वेस्ट होता है वो लोग कहाँ फेंकते हैं, नदी पे फेंकते हैं, नदी के किनारे फेंकते हैं, जिसके वजह से नदी के वाटर के साथ ये वेस्ट मिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, फ्रॉम ए सर्वे carried out in the United States of America, it is evident that 55% of the total length of the river of the country is polluted by agriculture related factor। हमारे कंट्री पे, ठीक है, क्या क्या बोला यहाँ पे देखो, रिवर ऑफ द कंट्री इज पोल्यूटेड, हमारे कंट्री पे जो भी रिवर, ठीक है, जो भी रिवर है वो ज़्यादातर पोल्यूटेड किस वजह से होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड फैक्टर, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया आपका, हर्बिसाइड्स हो गया आपका, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, तो वो जब जाके वाटर के साथ मिक्सड अप हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। और ये 55% सबसे हाईएस्ट फैक्टर है ये, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग 16% is polluted by the cities, while 13% by the mining activities and another 13% by housing डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किस वजह से होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड फैक्टर। सेकेंड में क्या आता है, सिटीज़। जो सिटीज़ के लोग क्या करते हैं, जो वेस्ट जनरेट होता है हर घर से, तो वो जाके कहीं पे डंप कर देता है, उसके बाद जो रेनफॉल आता है वो वेस्ट रेनफॉल के साथ मिक्स होकर रिवर पे गिरता है, या फिर कुछ लोग तो डायरेक्ट रिवर पे ही अपना कचरा फेंक देते हैं, ठीक है। 13% बाय द माइनिंग एक्टिविटीज़। एक्चुअली माइनिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जहाँ पे माइनिंग होता है ना, वो जगह हमेशा ड्राई होना चाहिए, ठीक है। इसके वजह से जो माइनिंग एक्टिविटीज़ में वेस्ट वाटर जनरेट होता है, वो वेस्ट वाटर वहाँ से लेकर जाता है, क्योंकि वो जगह हमेशा ड्राई होना ही चाहिए। तो वेस्ट वाटर नदी पे फेंकते हैं और उसके बाद क्या होता है, नदी का जो वाटर है वो पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, पोल्यूटेड हो जाता है। Another 30% बाय द हाउसिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जो कि हम देख सकते हैं कि हाउसिंग से जो हाउस है नॉर्मल घर पे, कितना पॉलीथीन का बैग निकलता है, उसके बाद जो कोई भी कचरा है वो सब जाके नदी के किनारे ही जमा करते हैं, ठीक है, या फिर नदी में डायरेक्टली फेंक देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, वी ऑल नो हाउ द वाटर ऑफ द वरलू रिवर फ्लोइंग थ्रू द गुवाहाटी सिटी इज बीइंग पोल्यूटेड बाय द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखो, ये एक रियल फोटो है, ठीक है, ये वरलू रिवर का सीन है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो इंडस्ट्री से जो भी कचरा यहाँ पे कैरी होता है वो जाके नदी के साथ मिक्स हो जाता है, तो इसके वजह से ये जो रिवर है ये पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो गुवाहाटी सिटी के जो भी वेस्ट है यहाँ पे लोग फेंकते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो लोग यहाँ पे फेंकते हैं, जिसकी वजह से ये जब वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो ये रिवर भी पोल्यूट हो चुका है, ठीक है। The water of the river and the wetland located close to the big industrial region is polluted by the increasing population of the acid in the water। और देखो, गुवाहाटी के साइड में जितना भी इंडस्ट्रीज है, बिग इंडस्ट्रीज है, उसमें से क्या निकलता है, एसिडिक वाटर मिलता है, ठीक है। एसिडिक वाटर क्या होता है, हमेशा ये जो रिवर नॉर्मल रिवर है उसके साथ मिक्सड अप हो जाता है, और मिक्सड अप होने से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, many of the aquatic plant and animal species may be extinct if the acid content in the water increases। और जब भी वाटर में ये एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है,
एसिड कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो भी रिवर के अंदर रहते हैं, ओशंस के अंदर रहते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। उसको देखो, आज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक। जैसे आप देख सकते हो डॉल्फिन, डॉल्फिन आज के ज़माने में इतना देखा नहीं जाता, एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो वाटर में एसिडिक कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से ये जो प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज है वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, हार्डली अब एक दो डॉल्फिन देखने को मिलेगा आपको। ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू वेरियस कॉजेस द ओशन वाटर इज ऑल्सो गेटिंग पोल्यूटेड नाउ। ठीक है, और बहुत सारा रीजन भी है जिसकी वजह से ओशन वाटर पॉल्यूट हो चुका है आजकल, बिकॉज ऑफ द डंपिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखो, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है ना, वो लोग क्या करते हैं, एक जहाज में वो पैक करते हैं, पैक करने के बाद वो किसी भी एक बड़े ओशन के बीच में जाके वहाँ पे डंप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सीडेंट ऑफ द ऑयल शिप्स, और जो भी शिप, बड़े बड़े जो शिप होते हैं, वो जो ऑयल कैरी करता है, कभी कभी ये ऑयल ना लीक हो जाता है रिवर ओशन पे, जिसकी वजह से क्या होता है, ओशन वाटर में बी पोल्यूटेड, जिसकी वजह से ओशन वाटर पोल्यूट होता है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, देखो, इन द डेजर्ट रेनफॉल इज स्कार्स बट द इवापोरेशन इज मोर। आपको तो पता ही है, जो डेजर्ट एरिया होते हैं ना, उस पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से, और देखो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है क्योंकि डेजर्ट एरिया में ज़्यादा गर्मी होती है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इवापोरेशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, देयरफॉर द डेजर्ट एनवायरनमेंट इज ड्राई। और जितने भी आपने डेजर्ट एनवायरनमेंट देखा होगा, वो हर एक डेजर्ट एनवायरनमेंट ड्राई ही होता है। नेचुरल वेजिटेशन इज स्कार्स इन द डेजर्ट, और उस जगह पे पर्टिकुलरली नेचुरल वेजिटेशन, जो आपने जो वेजिटेशन है वो ज़्यादातर नहीं देखा होगा डेजर्ट एरिया पे। ठीक है, अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस इज कवर्ड बाय द डेजर्ट। और वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 20% ऑफ द लैंड ये डेजर्ट कवर करते हैं। इंडिया में भी देखा होगा आपने, राजस्थान के साइड से बहुत ज़्यादा डेजर्ट है उस एरिया पे। द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ द पोलर रीजन आर कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। देखो, ये अगर अर्थ है, इस पे जो पोलर रीजन है, दैट मीन्स ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये दोनों वाला हिस्सा, तो इसको पोलर रीजन्स बोलते हैं। तो इस रीजन्स पे क्या होता है, जो एरिया होते हैं ना, वो स्नो से कवर्ड किया होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं स्नो कवर्ड एरिया, तो उसको भी बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद देखो, according to United Nations, desertification is the diminution or destruction of the biological potential of the land, leading ultimately to the desert-like conditions. देखो, अब डेजर्टिफिकेशन होता क्या है, हमने तो देखा डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट में वेजिटेशंस कम होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, ड्राई होता है हमेशा। लेकिन डेजर्टिफिकेशन ये अलग चीज़ है, डेजर्ट से बहुत अलग है। डेजर्टिफिकेशंस क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, it is the destruction or diminution of the biological potential of the land। देखो, किसी भी एक लैंड का एक बायोलॉजिकल पोटेंशियल होते हैं। जैसे बायोलॉजिकल पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी टू सपोर्ट प्लांट एंड एनिमल लाइफ। लैंड के पास कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे प्लांट एंड एनिमल लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो लैंड का जो पोटेंशियल हो, ये जो पोटेंशियल जब खत्म हो जाते हैं, तब क्या होता है, वो लैंड किसी भी फायदेमंद नहीं होता। ठीक है, दैट मीन्स कि वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट होता है वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लैंड डेजर्ट लाइक हो जाता है, डेजर्ट की तरह ही काम करने लगता है। ठीक है, डेजर्ट में भी आपने देखा होगा, वहाँ पे प्लांट एंड एनिमल लाइफ इतना एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके बाद वो ड्राई हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उस पर कोई भी प्लांट नहीं देखने को मिलता है आपको। तो जिस मेथड से या फिर जिस टाइप के एक्टिविटी से जो लैंड का बायोलॉजिकल पोटेंशियल है, दैट मीन्स जो कैपेसिटी लैंड के पास है प्लांट एंड एनिमल लाइफ सपोर्ट करने की, वो डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो लैंड होता है वो डिजर्ट के टाइप हो जाता है, डिजर्ट की तरह फंक्शन करने लगता है। तो उसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। मतलब ये क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि डिजर्ट जो है वो ड्राई होते हैं, उसमें कोई प्लांट जो स्पेसीज होते हैं वो भी अलग टाइप के होते हैं, वेजिटेशन वहाँ पे नहीं होता है। लेकिन ये जो डिजर्टिफिकेशन है ना, ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से फाइनली जो आपका लैंड होगा वो डिजर्ट में तब्दील होगा। ठीक है,
उसके बाद देखो, द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड एंड कॉजेस एक्सपांशन ऑफ द डेजर्ट टू द नेबरिंग एंड इवेंट द डिस्टिंक्ट लैंड। तो डेजर्टिफिकेशन की वजह से क्या होगा, फाइनली जो आपका लैंड है, जो आपका प्रोडक्टिव लैंड था, दैट मीन्स पहले आपको लैंड में प्लांट एंड एनिमल होता था, वेजिटेशंस होता था, लेकिन डेजर्टिफिकेशन की वजह से क्या होगा, आपका लैंड का ये प्रोडक्टिविटी खत्म हो चुका था, और ख़त्म होने की वजह से वहाँ पे कोई अब वेजिटेशंस नहीं रहेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, डेजर्ट टाइप फील होगा कि आपका जो लैंड है वो डेजर्ट में तब्दील होने लगेगा, ठीक है। एट प्रेजेंट अबाउट 35% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस इज अफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन। देखो, 20% ऑलरेडी डिजर्ट है, ठीक है, लेकिन 35% लैंड डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस में इफेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स 20 प्लस 35, 20 तो ऑलरेडी डिजर्ट है और 35 डिजर्ट होने के सामने ही है, वो कुछ सालों बाद या फिर कुछ टाइम के बाद वो डिजर्ट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। जनरली ए नंबर ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर फेवर द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन क्यों होता है, इसके दो कारण होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है ह्यूमन, ठीक है। Among the natural factor, drought and global warming are important। देखो, जो नेचुरल फैक्टर होते हैं इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक होता है ड्रॉट, एक होता है ग्लोबल वार्मिंग। ड्रॉट का मतलब क्या है, जिसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सूखा, ठीक है, सूखा। तो ड्रॉट की वजह से क्या होता है, उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे कोई रेनफॉल नहीं होता, रेनफॉल नहीं होगा तो उस पर वेजिटेशंस भी नहीं होगा, आप उस पर कुछ खेती भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसका जो सॉइल होगा, मिट्टी होगा, वो खराब होने लगेगा, डिग्रेड होने लगेगा। सॉइल, आपको पता है कि सॉइल में मॉइस्चर होते हैं जो कि आपको हेल्प करता है एग्रीकल्चर में, लेकिन ये ड्रॉट की वजह से ये जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी कम होने लगेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो लैंड है वो डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस में फंसा रहेगा, ठीक है। वो इन द नियर फ्यूचर वो डिजर्ट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो लॉन्ग टर्म के लिए इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इवापोरेशन और तेज़ी से होगा। आपको तो पता है डिजर्ट में इवापोरेशन ज़्यादा होते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिजर्टिफिकेशन और भी ज़्यादा होगा। अगर डिजर्टिफिकेशन ज़्यादा होगा, एक तरफ से रेनफॉल भी नहीं होगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ जाएगा, और ड्रॉट की वजह से आपको पता है कि डिजर्टिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो नेचुरल फैक्टर ये दो है, एक है ग्लोबल वार्मिंग, एक है ड्रॉट। द ड्रॉट कंडीशन अफेक्ट द लैंड प्रोडक्टिविटी एंड द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस। मैंने पहले ही बोला आपको कि ड्रॉट कब होता है, जब उस पर रेनफॉल कम होते हैं और सूखा पड़ जाता है। तो सूखा पड़ने की वजह से क्या होगा, उस पर जो लैंड प्रोडक्टिविटी है, लैंड का जो पोटेंशियल है या फिर कैपेबिलिटी है कि उसमें प्लांट या फिर एनिमल लाइफ सस्टेन कर सके, वो ख़त्म हो जाता है, और नेचुरल वेजिटेशंस भी, खेती बाड़ी भी उसमें नहीं होगा। दिस एक्सेलरेट द डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस, और इससे डेजर्टिफिकेशन जो प्रोसेस है लैंड का वो ज़्यादा इंक्रीज होता है, स्पीड अप हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, देर इज नो डाउट दैट इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल मेक द डेजर्ट एनवायरनमेंट मोर ड्राई। टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा उतना इवापोरेशन इंक्रीज होगा, इवापोरेशन जितना इंक्रीज होगा उतना क्या होगा, एनवायरनमेंट, डेजर्ट का एनवायरनमेंट ड्राई होगा, ठीक है। मैनी हैव हेल्ड ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेजर्टिफिकेशन। तो हमने नेचुरल फैक्टर देखा, नेचुरल फैक्टर में एक्चुअली क्या होता है, ड्रॉट एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिजर्टिफिकेशन होता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी, कुछ ऐसे हम ऐसे कुछ काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके वजह से ये डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ क्या क्या है, देखो, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या है कि देखो, हर एनिमल वो घास फूस खाते हैं, लेकिन अगर एनिमल वो घास फूस ज़्यादा कंज्यूम करे, ठीक है, जो कि वहाँ पे रीजनरेट होने की कैपेबिलिटी से ज़्यादा हो जाए, मतलब क्या है कि एनिमल ईट ग्रास एंड प्लांट फास्टर देन दे कैन रीग्रो, ठीक है। अगर लैंड में जो आपका लैंड का जो कैपेबिलिटी है उसमें घास फूस उगाने की, ठीक है, उससे ज़्यादा एनिमल कंज्यूम कर जाए तो उसको बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका जो दूसरा कारण है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर से कैसे देखो डिजर्टिफिकेशन होता है, जब
एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता है, जो फार्मर क्या करते हैं एग्रीकल्चर को एक्सपांड करते हैं, तो फार्मर लिटरली वहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया है उसको क्लियर करके वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। जिसके वजह से क्या हुआ, वो लोग प्लांट को काटना स्टार्ट करते हैं, और काटने की वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, ये डेजर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, अब देखो डिफॉरेस्टेशन के वजह से कैसे डिजर्टिफिकेशन होता है। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा, अब प्लांट ही आप काट दोगे, तो वहाँ के जो सॉइल का जो टॉप एरिया होता है ना, सॉइल का जो टॉप कवर होता है वो एक्सपोज होता है हाई टेम्परेचर के। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। इसके वजह से क्या होता है, सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल का जो नेचुरल कैपेबिलिटी है उसमें प्लांट उगा सके वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन होता है। ड्यूरिंग द कंटेम्पररी पीरियड द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ इंक्रीज्ड प्रेशर इन द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया। ठीक है, और आजकल जिस हिसाब से पॉपुलेशन का इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये जो डेजर्ट एरिया है ना उस पर भी प्रेशर पड़ रहा है आजकल, एंड सेमी डेजर्ट एरिया है। ठीक है, क्योंकि जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तब क्या होगा, लोगों को ज़्यादा रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होगी। उसकी वजह से जितने भी डेजर्ट एरिया है एंड सेमी डेजर्ट एरिया है उस पर भी प्रेशर आ रहा है आजकल। उसके बाद देखते हैं, as high as 27% of the total dry area of the North America has been affected by desertification। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के जितनी भी ड्राई एरियाज है उसमें 27% ड्राई एरियाज को अब डिजर्टिफिकेशन होने लगा है। ठीक है, द नेक्स्ट पोजिशन इज ऑक्यूपाइड बाई साउथ अमेरिका विथ 22%। साउथ अमेरिका में जितना भी ड्राई एरियाज है वो ड्राई एरियाज में से 22% जो एरियाज है उसमें डिजर्टिफिकेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली एशिया में भी हो चुका है 20%, अफ्रीका में भी हो चुका है 18%, एंड ऑस्ट्रेलिया में भी हो चुका है 8%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में 27% एरिया फेस कर रहा है डिजर्टिफिकेशन होने से। ठीक है, उसके बाद आएगा साउथ अमेरिका, उसके बाद एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखो, The solution of the problem of desertification is now a challenging task before the people of the world। ठीक है, ये जो डिजर्टिफिकेशन प्रॉब्लम है इसका जो सोल्यूशन है ये एक्चुअली एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे। देखो यहाँ पे बोला है, विदाउट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रिजॉल्व दिस इशू। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बिना ये जो प्रॉब्लम है डिजर्टिफिकेशन का, इसको रिजॉल्व करना आसान नहीं है, as it is linked with the process of global warming। Desertification has gradually acquired a very complicated dimension। तो फर्स्ट लाइन में बोला कि ये जो डिजर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम है इसका जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन एक चैलेंजिंग टास्क है। क्यों है, अब देखो यहाँ पे, जैसे आजकल आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा इवापोरेशन होता है। ज़्यादा इवापोरेशन होने से क्या होता है, जो डेजर्ट एरिया में ड्राइनेस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। उसके बाद होता है डिजर्टिफिकेशन। तो आपको अगर डिजर्टिफिकेशन का सोल्यूशन चाहिए तो पहले आपको ये ग्लोबल वार्मिंग कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग कम होगा तो ही डिजर्टिफिकेशन का एक सोल्यूशन मिल पाएगा हमें। तो इसके वजह से क्या होगा, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, उसके बाद देखो, कैन डिजर्टिफिकेशन बी कंट्रोल्ड। देखो, डिजर्टिफिकेशन को डायरेक्टली रिमूव करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है, मुश्किल भी है, इम्पॉसिबल भी है, लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कंट्रोल करें, देखो, यस, डिजर्टिफिकेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोटेक्टिंग द लैंड। अगर हम लैंड को प्रोटेक्ट करें, कैसे वो हम देखेंगे, प्लांटिंग ट्रीज, अगर हम ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना स्टार्ट कर दें, एंड यूजिंग वाटर वाइजली, और जो वाटर है उसको हम वाइजली यूज करें। ठीक है, तो कैसे हम देखते हैं, अब देखो, प्लांटिंग ट्रीज, दैट मीन्स ट्री प्लांट करने से कैसे डिजर्टिफिकेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, ट्रीज स्टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय वाइंड एंड वॉश्ड अवे बाय द रेन। ठीक है, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर लैंड पे ट्री नहीं होगा, ठीक है, तो उसका जो लैंड का जो अपर पोर्शन है ना, वो अपर पोर्शन रेन की वजह से या फिर वाइंड की वजह से वो इरोजन होगा। ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल भी है, देखो चाइना का जो ग्रेट ग्रेन वॉल है, प्लांटेड बिलियंस ऑफ ट्रीज टू स्टॉप द गोबी डिजर्ट। ठीक है, चाइना ने एक इनिशिएटिव लिया था ग्रेट ग्रीन वॉल, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, बिलियंस ऑफ ट्रीज को प्लांट किया था, जिसकी वजह से वो गोबी डिजर्ट वाला एरिया जो डिजर्टिफिकेशन होने जा रहा था उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखना आप कैसे ट्रीज हेल्प करते हैं डिजर्टिफिकेशन को रोकने में। देखो यहाँ पे ट्री रूट्स होल्ड डीप इन द अर्थ एंड प्रिवेंट एरोजन। ट्री का जो रूट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करते हैं। सॉइल को होल्ड करने से क्या होगा, जो सॉइल इरोजन होगा वो कम होगा। ठीक है, सॉइल इरोजन कम होगा। उसके बाद देखो, विदाउट वेजिटेशन कवर टॉप सॉइल ब्लोज अवे। अगर जो आपका सॉइल है, सॉइल पे अगर वेजिटेशंस नहीं होगा, सॉइल पे आपका अगर प्लांट ग्रोथ नहीं होगा, तो उसका जो टॉप सॉइल कवर है ना वो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद देखो, ट्रीज स्टोर्स वाटर व्हिच कीप्स इन इट वाटर साइकिल ऑफ द लैंड। ये तो आपको पता है, ट्रीज प्लांटेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होगा, वो एक साइकिल भी है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद bushes cover soil to protect it from blowing away and slow the runoff of soil in the groundwater. Their roots absorb water and hold soil in place. ये जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, बुशेस होते हैं, ठीक है, इसका जो रूट होता है ना वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका जो छोटे छोटे ऐसे रूट्स होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और सॉइल को होल्ड करता है अपनी जगह पे। ठीक है, ताकि सॉइल का इरोजन ना हो सके। तो इसकी वजह से जितना ज़्यादा ट्रीज को आप प्लांट करोगे उतना ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन से आपको राहत मिलेगा। सेकेंड जो मेथड है जिससे हम डिजर्टिफिकेशन कम कर सकते हैं वो है यूजिंग लैंड केयरफुल्ली। हम लैंड को केयरफुल्ली यूज़ करें। कैसे, देखो यहाँ पे, रोटेट क्रॉप्स टू कीप द सॉइल फर्टाइल। देखो, अगर ये मान लो एक सॉइल का टुकड़ा है, अगर यहाँ पे आपने सेम टाइप की खेती बार बार करते हैं, हर साल करते हैं, तो इसका जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाता है। ठीक है, जिसका जो एबिलिटी है प्लांट एंड एनिमल लाइफ सस्टेन करने की वो कम हो जाता है। तो उसके वजह से आप क्रॉप्स को रोटेट कर सकते हो। मतलब क्या है, इस साल आप ये क्रॉप्स उगा सकते हो, दूसरे साल आप ये क्रॉप्स उगा सकते हो, दूसरे साल आप ये क्रॉप्स उगा सकते हो। इसे हमें चेंज करना चाहिए, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो कभी कम नहीं होता और सॉइल हेल्दी रहता है। उसके बाद अवॉइड कीपिंग टू मेनी एनिमल्स इन वन प्लेस टू प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग। हमने देखा था कि ओवरग्रेजिंग जो होता है ना, वो उससे ज़्यादा क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमें ओवरग्रेजिंग कम करने के लिए एनिमल्स को जब हम घास फूस खिलाते हैं तो एक ही जगह पे ज़्यादा एनिमल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम एनिमल को दूसरी जगह पे भी ऐसे इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि वो ओवरग्रेजिंग का इशू ना आए। ठीक है, उसके बाद सेविंग वाटर को सेव करके भी हम डिजर्टिफिकेशन को कम कर सकते हैं। कैसे, देखो, स्टोर रेन वाटर इन द पॉन्ड और टैंक। जो रेन वाटर होते हैं उसको हमें स्टोर करना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे। यूज ड्रिप इरिगेशन सो दैट द प्लांट गेट ओनली द वाटर दे नीड। देखो यहाँ पे क्या बोला, ये ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या है कि वाटर को इफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो किसी भी एक पेड़ है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे पाइप लगा दिया जाता है और पर्टिकुलर जो ड्रॉप्स होते हैं वो जाके रूट्स में गिरते हैं प्लांट्स के। ठीक है, ताकि ज़्यादा वाटर यूज़ ना हो सके और हम डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर सके। उसके बाद है स्टॉपिंग सॉइल इरोजन्स। तो हमने देखा था कि सॉइल इरोजन की वजह से सॉइल का जो टॉप कवर होते हैं वो इरोड हो जाता है, जिसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन होता है। तो उसको हमें ख़त्म करना चाहिए, सॉइल इरोजन का हमें ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, एंड प्रोमोट सॉइल कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। और सॉइल को कंजर्व करना चाहिए। कैसे, देखो यहाँ पे, बिल्ड स्मॉल वॉल अलोंग स्लोप। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर एक सॉइल है तो जब वाटर आएगा तो यहाँ पे सॉइल का जो कवर है, ऊपर का कवर, वो इरोड करके नदी पे गिरा देगा। तो इस पे हम एक वॉल बना देंगे। जैसे हमेशा आपने देखा होगा, गांव में आपने किया होगा, तो वहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं, जो आप खेत होते हैं ना उसमें ऐसे मिट्टी का एक बड़ा सा वॉल बना देते हैं, ऐसे ऐसे बड़ा सा वॉल बना देते हैं। किसकी वजह से, ताकि ये जो सॉइल इरोजन है उसको कम कर सके। ठीक है, कवर सॉइल विद ग्रासेस, मल्च एंड श्रब्स। हमने देखा था कि श्रब्स अगर ज़्यादा होगा तो सॉइल को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं।
ठीक है, उसका जो कवर है वो इरोड होने से बचाते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा ग्रास उगाना चाहिए, श्रब्स उगाना चाहिए, मुल्च उगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वर्किंग टुगेदर, villagers, farmers and the government should make rules to protect the land, ठीक है। कम्युनिटी फ्री प्लांटिंग ड्राइव कैन हेल्प रीस्टोर द ग्रीन कवर, ठीक है। ये जो लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाना चाहिए, वो विलेजर्स भी बना सकते हैं, फार्मर्स भी बना सकते हैं, गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, ताकि हम इसको डेजर्टिफिकेशन होने से रोक सके। कम्युनिटी ट्री प्लांटिंग ड्राइव, आजकल आपने देखा होगा जैसे आसाम में चल रहा है अमृत वृक्ष आंदोलन, तो उसमें क्या करते हैं, लोगों को कुछ प्लांट दिए जाते हैं और उसको उगाने के लिए बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी ट्री प्लांटिंग ड्राइव। अगर हर कम्युनिटी के हर एक लोग आगे आके ट्री को प्लांटेशन करेगा तो डेजर्टिफिकेशन को हम रोक सकते हैं और ग्रीन कवर उसको रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देखो, डेजर्टिफिकेशन इज सीरियस, तो आपको पता है डेजर्टिफिकेशन सीरियस क्यों है, क्योंकि ये लिंक्ड है डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग के साथ, ठीक है। बट इट इज नॉट होपलेस इफ वी प्लांट ट्री, सेव वाटर एंड टेक केयर ऑफ द लैंड, वी कैन मेक ड्राई एरियाज ग्रीन अगेन। अगर हम ड्राई एरियाज पे, जहाँ पे ट्री कवर पॉसिबल है, जहाँ पे हम ट्री उगा सकते हैं, उस पे जाके हम ट्री उगाए, वाटर को सेव करें, कंजर्व करें, एंड हमारा जो लैंड है उसको टेक केयर करें, जैसे सॉइल इरोजन होने से बचाए, सॉइल को कंजर्व करें, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ड्राई एरियाज है उसको फिर से ग्रीन बना सकते हैं और डिजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही तक था। आई होप यू लाइक इट। अगर कुछ डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा उस पे आएगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो उस पार्ट में हम ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, इसका इफेक्ट क्या होते हैं, और हर एक जो नेचुरल डिजास्टर है आज के ज़माने में वो ग्लोबल वार्मिंग के साथ रिलेटेड है, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।